Good morning, students. Today we discuss about the detailed description of and structure of the human brain. But we have to know that the human brain is scientifically called as to be the encephalon, and encephalon which can be consisting the three parts. Scientifically it is known as to be the prosencephalon as the forebrain, mesencephalon as to be the midbrain, and telencephalon is maybe called as to be the hindbrain. Okay. So forebrain, midbrain and the hindbrain. Forebrain which can be consist of the three parts: olfactory lobes, then cerebrum, a largest part of our brain, and maybe as third one is the diencephalon, which can be folded interiorly, nothing as a presenting structurally as the external. ये externally वो हमें स्ट्रक्चर में नजर नहीं आता, वो कहाँ होता है, इंटीरियर में होता है, just folded below of an cerebrum. Then midbrain which can be carrying the two smallest part, one who called as to be the corpora quadrigemina and the crura cerebri. Okay, so it is called as to be the midbrain. Midbrain किसे कहा जाता है, कैसी पहचान बनाते हैं कि ये जो ईटर होता है, इस ईटर के ये साइड में इस तरीके से दो उभरी हुई सी एलिवेशंस होती है, जिसे नाम क्या दिया जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और इसी ईटर के ये साइड में जो पार्ट लोकेट करता है थिक फाइब्रस बैंड की तरफ, उसे कहा जाता है क्रूरा सेरेब्री. तो यही कभी कभी इस तरीके से अपने आप से फाइब्रस बैंड, फाइबर्स कहाँ से आए, फाइबर्स, ये फाइबर क्या चीज है. So we know that our brain which can be made up of the basic structural and functional unit as to be the neuron. And neuron have two main parts. Initially we have to study. One who called as to be the cyton, and another one who called as to be the axon. Yes. The axon is referred as to be the fiber. Axon which can be referred as to be the fiber. And cyton which can be referred as to be the basic nuclei. Basic nuclei. In our brain there may be all basic nuclei, all cytons of neurons which can be just thickenedly or maybe condensedly, which can be located nearer to each other. कहा जाता है कि हमारी ब्रेन में सारे जो एक्सॉन्स होते हैं, उन एक्सॉन्स की जो जितनी भी साइटॉन्स होती है, वो साइटॉन्स एक तरह इस तरीके से दूसरे की पास आके ऐसे लोकेट हो जाते, लाइक दिस. तो नेचुरल है. आपको क्या नजर आ रहा है, कहाँ पर डार्क पार्ट नजर आ रहा है, कहाँ पर थोड़ा सा फेंट लाइक पार्ट नजर आ रहा है. क्या इमेजिन हो सकता है कि कहाँ पर डार्क नजर आ रहा है, कहाँ पर फेंट नजर आ रहा है, कहाँ पर डार्क नजर आ रहा है आपको. ये जो उनकी जो साइटोनल बॉडी है, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, डार्क नजर आ रहा है. ये जो उनकी एक्सोनल बॉडी है, वहाँ पर क्या नजर आ रहा है, फेंट नजर आ रहा है. ओके. तो साइंटिफिकली इसे कुछ साइंटिस्ट ने कैसे रेफर किया है, जहाँ पर जो डार्किश कलर के पार्ट उनकी बेसल न्यूक्लियाई और उसकी साइटोनल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से अपीयर होता है, उसे कहा गया है ग्रे मैटर. उसे कहा गया है ग्रे मैटर. और जहाँ पर उनकी एक्सॉन्स होती है जो फेंट कलर में नजर आती है, उसे कहा गया है व्हाइट मैटर. कभी कभी अचानक से ये न्यूरॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में लोकेट हो जाते. फ्यू इन्हीं के बीच में इस तरीके से ऐसे. तो फ्यू बेसल न्यूक्लियर आर टू बी फाउंड इन व्हाइट मैटर आल्सो, लाइक दिस. नजर आ रहे हैं, कंसीडर. अब चलो थोड़ा सा देखते हैं. हमने कहा था कि फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट अगर होता है तो वो कौन होता है, सेरेब्रम होता है. ये जो हमने पार्ट लिखा है, ये कौन है, सेरेब्रम. सेरेब्रम which can be have itself divided into according to nature of the सिबलिंग, हम according to stability of an cytons and the axonal location, cytons and the axonal location of an neurons, divided into two parts. One who has just a surrounding and the outermost part of cerebrum is called as the cortex, and the innermost part of the cerebrum is called as the medulla. ये उसके बाह्य, उसके बाहर का हिस्सा, इस वजह से कॉर्टेक्स कहा गया. ये उसके बीच का हिस्सा, लाइक दिस, इस तरीके से, इस वजह से इसे मेडुला कहा है. तो कॉर्टेक्स इज में बी कॉल्ड एज मेड अप ऑफ लुक इन अ ग्रे मैटर. कहा जाता है कि
कॉर्टेक्स एक तो बनाया जाता है या कॉर्टेक्स एक तो ऐसे नजर आता है जैसे उसमें ग्रे मैटर यानी ग्रे कलर का कोई सब्सटेंस है। क्यों? तो चलो यहाँ पर मैंने रेफरेंस दिया है कि मोस्टली यहाँ पर क्या होते होंगे, एक्सॉन्स के सारे साइटॉन्स होते होंगे लाइक दिस, और उनकी फाइबर्स कहाँ होती होगी, यहाँ पर। तो नेचुरली यहाँ क्या नजर आएगा, ग्रे, और यहाँ पर क्या नजर आएगा, श्योर। चलो समझ में आ रहा है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का रियल मतलब क्या है। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से ये सेरेबेलम भी है। सेरेबेलम में भी दो पार्ट होते हैं, वन हुआ आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज टू बी द कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एज टू बी द मेडुला। जस्ट लाइक दैट कॉर्टिकल रीजन इज मे बी is in the form of gray matter and the medulla is in the form of the white matter। लेकिन कई जगह पर अचानक से थोड़ा सा चेंज होता है, कहीं पर इसी व्हाइट मैटर में बेसिक न्यूक्लिया नजर आती है बोलते। तो मैंने क्या कहा है कि कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लोकेट हो जाते हैं। तो व्हाइट मैटर में अगर डार्क अपीयर हो रहा है तो उसे नाम क्या दिया उसने, बेसिक न्यूक्लिया। फ्यू आर द बेसिक न्यूक्लिया प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर आल्सो। ओके, और ये फाइबर्स एक दूसरे से अगर इस तरीके से क्रॉस होके घना सा नेटवर्क जाला बना रहे हैं तो इसे नाम दिया उसने RAS, रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम, आर्टिकुलेटिंग नेटवर्क। रेटिकुलर एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचाने वाले, स्टिमुलस पहुंचाने वाले। हमने कहा ये वन पार्ट और द वन ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एज ओनली कॉल्ड एज द ब्रेन। ये हमारे शरीर का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है जिसे हमने जस्ट ब्रेन नाम दिया। लेकिन ब्रेन भी अपने आप में नंबर ऑफ पार्ट से बना हुआ है, जिसमें मेनली 3 पार्ट्स का। ये 3 पार्ट्स फिर से अपने छोटे छोटे पार्ट्स से बने हुए हैं, यानी नंबर ऑफ पार्ट्स विच आर फाउंड इन अ ब्रेन। एक ही ब्रेन में कई सारे पार्ट है, वे एक दूसरे से कैसे इक्विलिब्रियम में काम करेंगे, एक दूसरे से कैसे बैलेंसिंग में काम करेंगे। तो नेचुरल है उन्हें भी तो एक दूसरे को जोड़ने वाले कोई चाहिए। तो एक दूसरे को जोड़ने वाले कौन है, इस तरीके से RAS है, यानी जिसे कहा जाता है रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम। ये ऐसे कुछ एक्सोनल फाइबर्स है जो एक्सोनल फाइबर्स एक दूसरे से स्टिमुलस, न्यूरोसिक्रेटरी मटेरियल, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक दूसरे में भेजते रहते हैं, और जिसकी वजह से एक पार्ट दूसरे पार्ट से क्या करते रहता है, कोऑर्डिनेट करते रहता है, एक दूसरे से मैसेज कैरी ऑन करता रहता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को वो कंट्रोल करते रहते हैं, एंड विच में बी शोन एज देयर बेसिक फंक्शंस। और इसी आधार पर कौन सी पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सी बेसिक फंक्शन कैरी करेगी ये उस पर निर्भर होता है, तय होता है। अंडरस्टूड? चलो इतना समझ में आया है। बस यहाँ पर और एक नया नाम दिया है मैंने, आर्बरविटी करके। अब आर्बरविटी क्या होता है, तो मेडुला ऑफ जो कॉर्टेक्स है जिसमें जस्ट वी हैव टू लुक लाइक एज द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विच कैन बी रेडिएटिंग टू ऑल डायरेक्शंस। इमेजिनेशन किया गया, कहा जाता है यहाँ पर जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक्सॉन्स एक जगह से ऐसे कोई ट्री की ब्रांचेस जैसी होती है वैसी बहुत सारी पेरिफेरल डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे भी किसी पेड़ की ये टहनियाँ हैं, ब्रांचेस है, तो इसे नाम दिया गया आर्बरविटी। इट इज जस्ट आल्सो प्ले एज लाइक एज द RAS। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करती है। ये भी एक दूसरे से स्टिमुलस को एक से दूसरे में भेजते रहती है और एक दूसरे को जोड़ते रहती, कनेक्ट करते रहती है, कोऑर्डिनेट करते रहती है। कंसीडर दैट। चलो अब हमारी सिलेबस में जो एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया है वो देखेंगे, ठीक है। चलो वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में, जो हमारे सिलेबस में वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं। चलो in previous class we have to discuss as the functional area of an cerebrum, right? cerebrum का हम functional area पढ़ चुके थे, olfactory lobe भी पढ़ चुके थे। olfactory lobes का function क्या था, sensation of the smell, right? कभी कभार अचानक से क्वेश्चन अराइज की जाती है, why in human sensation of smell is poor, or why the human is poorer to the sensation of smell? कुछ याद है? मैंने उसी समय कुछ क्लू छोड़ा था। Why olfactory lobes are in a smaller size,
ऑल्फैक्टरी लोज ह्यूमन में छोटे आकार के होते हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन ऑफ स्मेल कैसी होती है, लो होती है, या जिसे हम बोलेंगे पुअरर होती है। ओके, कंपेरेटिव टू ह्यूमन, जैसे आपको पता है कैट, डॉग्स, इन्हें बहुत जल्दी स्मेल आती है, तो रीजन क्या होगा, वही लार्जर साइज ऑफ एन ऑल्फैक्टरी लोब्स। कंसीडर दैट। ओके, चलो देन देयर में भी वी हैव टू डिस्कस एज टू बी द डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन आपको पता है कहाँ होता है, हमने कहा था ये जो थर्ड वेंट्रिकल नजर आ रही है, राइट, इसे हमने क्या नाम दिया था, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में अपने आप को 4 वॉल्स होती है। जैसे इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई एक रूम है, तो इस रूम को हम क्या कंसीडर करेंगे फिलहाल हमारे लिए, डायनसेफेलॉन। ऊपर वाली जो रूफ होती है छत, उसे नाम क्या देंगे, इपिथैलेमस, राइट। चलो, नीचे वाली जो फ्लोर होती है उसे हम नाम क्या देंगे, हाइपोथैलेमस। साइड वाली जो वॉल होती है उन्हें थैलेमी या लैटरल वॉल्स, बराबर है। ओके, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसने कहा है कि यही इपिथैलेमस, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस, इन्हीं सब से एक तरह की बाउल बनती है इंटरनली, ventricle which can be filled with a CSF is called as to be the diencephalon, and such a seal or such a ventricle is called as the diocele। ये चारों वॉल मिलके इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड द थैलेमस और द थैलेमीज, लेटरल वॉल्स, ठीक है, लेटरल थैलेमस, ये चारों मिलके जो बनाता है एक स्ट्रक्चर, उसे डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन के अंदर जो एक वेंट्रिकल है जिसमें सीएसएफ भरा गया है, इसके अंदर एक वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है यानी सील है, खाली जगह है, खाली यानी पूरी तरीके से खाली, एम्प्टी नहीं है, तो उसमें क्या भरा है, सीएसएफ, तो उसे नाम क्या दिया गया है, डायोसील। श्योर, चलिए जो जो जितना पढ़ोगे उसका अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। देन मे बी कंसिडर टू इट इज जस्ट टू बी ओपन्स, इट इज जस्ट टू बी ओपन्स इनटू थर्ड वेंट्रिकल फ्रॉम कैरिंग एज 1 to 2nd, फर्स्ट टू सेकेंड एक पतले से थिनेस ट्रांसपेरेंट वॉल से होता है, जो पहली वेंट्रिकल दूसरी वेंट्रिकल में ओपन होती है या सिक्रीट करते रहती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, बट सेकेंड वेंट्रिकल जस्ट स्लाइटली ओपन थ्रू अ स्मॉलेस्ट ओपनिंग इनटू थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर मैंने छोटी सी जगह दिखाई है, छोटा सा गैप दिखाया है, दैट पार्ट, ये जो यहाँ पर हमने दिखाया है, दिस वन, ठीक है, इज कॉल्ड एज टू बी द फोरामेन ऑफ द मोनरो। कंसीडर दैट, उसे क्या नाम दिया गया, फोरामेन ऑफ द मोनरो। यानी सेकेंड वेंट्रिकल कहाँ खुल रही है, थर्ड वेंट्रिकल में, तो खुलने वाली जो इन बिटवीन दोनों के बीच की जो जगह है उसे नाम क्या दिया गया है, फोरामेन ऑफ मोनरो। ओके, लेटर ऑन में भी इपिथैलेमस इज नॉन नर्वस, कहा जाता है कि इपिथैलेमस नॉन नर्वस है, यानी उसमें मोस्टली साइटॉन्स या एक्सॉन्स नहीं होती, उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, क्या, जिसे हमने नाम दिया है कोरोइड प्लेक्सस इपेंडाइमल सेल्स। ओके, और वो क्या करती है, सीएसएफ सिक्रीट करती है। ओके, उसी से निकलती हुई जो डोर्सल वॉल है वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर में बदल जाती है। चलो याद है, इसे हमने क्या नाम दिया था, पाइनियल बॉडी और द पाइनियल ग्लैंड विच कैन बी सिक्रेटेड सम ऑफ द हार्मोन्स। ओके, सो सच हार्मोन्स इज, आप थोड़ा सा उसे कोट करके रख सकते हैं, सच हार्मोन्स विच कैन बी follows as the chemical coordination in our body, और हार्मोनल केमिकल कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं उनके बीच में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैरी करने वाली ग्लैंड होती है। कहा जाता है मेनली इट इज प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एज टू बी द मेलाटोनिन। कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेलाटोनिन, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन से रन करता है। उसके अलावा कहा जाता है कि ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन भी कहलाया जाता है। स्लीप इंड्यूसिंग यानी हमें नींद आती है, तो नींद कैसे आती है, अचानक से आंखें बंद होकर सो ही जाते, नो, धीरे धीरे उसकी एक इंड्यूसमेंट शुरू हो जाती है, बराबर है, हल्का सा महसूस होता है, फिर और थोड़ा उसका स्लीपिंग मूवमेंट बढ़ता है, राइट। तो इंड्यूसिंग यानी स्लीपिंग की जो सेंसेशन होती है वो इंड्यूस होती चली जाती है स्वयं। सो अभी थोड़ी देर में ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। ओके, then again related to, yes, melatonin again related to be the reproductive behaviors, यानी फिर से कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन के समय में जो हमारी शरीर से जो एक बिहेवियर ओमिट होना शुरू होते हैं उन मेलाटोनिन का ही वो एक इफेक्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ को छोड़ दिया है, आप कोई पुराने वाले सिलेबस का बुक अगर रेफर करोगे तो जिसे कहा जाता है विच कैन बी हेल्प्स टू रिदम इन अ बायोलॉजिकल क्लॉक,
हेल्प्स टू रिदम इन अ बायोलॉजिकल क्लॉक। क्यों? मैंने कहा था कि अगर हमें आदत पड़ जाती है तो बराबर सुबह 5 बजे ही हम वेकअप हो जाते, उठ जाते, बिना अलार्म के, बिना किसी मोबाइल की आवाज़ की, बराबर है। तो बिना आवाज़ से या बिना किसी अलार्म से ही हम बराबर उसी टाइम पे, दूसरे दिन बिल्कुल उसी टाइम पे, तीसरे दिन भी बिल्कुल उसी टाइम पे, तो बराबर हमारी जो बॉडी है उस टाइम को, क्लॉक को, हमारी खुद बॉडी बायोलॉजिकल बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी खुद हमारी बॉडी क्लॉक वाइज काम करना शुरू कर देती ड्यू टू मेलाटोनिन की वजह से। बराबर इधर 10-11 मिनट बजते तो पेट में जलन होना शुरू हो जाती है, भूख लगती। क्यों 10-12 बजे ही लगती है? ट्यूशन कंप्लीट होके घर के दरवाजे में नहीं पहुंचते तो बराबर महसूस होता कि कुछ तो चाहिए, बराबर है, भूख महसूस होती, तब तक महसूस नहीं होती। यहाँ से निकलने के बाद बस स्टैंड जाएंगे या घर तक जाने का जो भी रास्ता है उसमें उतना महसूस नहीं होता, बराबर है, पर घर में पहुंचते इतनी भूख लग जाती। क्यों? उसी टाइम पर क्यों? बराबर है। एक हमारी बॉडी भी क्या बना लेती है, क्लॉकवाइज अपना फंक्शनल रोल प्ले करना शुरू कर देती है, राइट। बराबर 1-1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद ही हमें यूरिनेशन, मिक्चुरेशन क्यों आती है, बराबर है, राइट। ऐसे तो नहीं कि हर पल हर सेकंड बूंद 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 हमें महसूस हो रहा है, भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे, नहीं, बराबर है। तो इस तरीके से बराबर रिदम में एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह ये मेलाटोनिन हमारे शरीर में काम करता है। ओके, चलो देन कहाँ है कि ये जो थैलेमीज है, इन थैलेमीज में मेनली ग्रे मैटर यानी साइटोनल, थैलेमीज में ग्रे मैटर होती है। ये जो थैलेमीज है, इन थैलेमीज में ग्रे मैटर यानी साइटोनल बॉडीज होती है, जो क्या करती है, वो कोऑर्डिनेट करती है, मे बी पासिंग फ्रॉम नंबर ऑफ द एक्सॉन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कैसे? थोड़ा सा आपको लोकेट करते हैं। अगर यहाँ से एक्सॉन्स आ रही है तो यहाँ से पास ऑन करके जाएगी, लाइक दिस, ऐसे, या यहाँ से आ रही है तो इस थैलेमस से गुजरेगी, तो एक दूसरे से ऐसी कोऑर्डिनेट करेगी, एक आरएएस की तरह, जाले की तरह, एक दूसरे को स्टिमुलस सीक्वेंस में भेजने के लिए, टू कैरी ऑन द बेसिक फंक्शंस, सो ऑन। देन मे बी कंसिडर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय, वही बताया है, इंटरकनेक्टेड बाय आरएएस, इसे नोट कर सकते हैं अच्छे से। आरएएस का मतलब है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आर्टिकुलेटिंग सिस्टम थ्रू द थैलेमी। इसी थैलेमी से आरएएस क्या होती है, पास ऑन होती है, गुजरती है, क्रॉस होती है एक दूसरे को। देन मे बी वी हैव टू नो दैट it is thalamus are to be the relay center। रिले सेंटर है क्योंकि यहाँ से मैसेजेस एक दूसरे की तरफ भेजी जाती हैं। तो रिले सेंटर इट ट्रांसमिट्स ऑल सेंसरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट दोज ऑफ द ऑल्फैक्टरी स्मेल, यानी स्मेल लेने के लिए सिर्फ इसमें से स्टिमुलस पास ऑन नहीं होती, बाकी जितनी भी फंक्शनल रोल हमारे शरीर में होती है वो इन्हीं थैलेमस से क्रॉस करके एक दूसरे के तरफ भेजी जाती है। सो रिले सेंटर है। फिर हमें पता है कि इसी थैलेमस के बाजू से एक छोटी सी स्ट्रीम गुजरती है, नैरोवर कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन इस थर्ड वेंट्रिकल, उसे डायनसेफेलॉन की जो कैविटी होती है उसे थर्ड वेंट्रिकल कहते हैं, और उसी थर्ड वेंट्रिकल से एक नैरो सा स्ट्रीम निकलता है, उसे ईटर या एक नया नाम इसमें इस्तेमाल किया गया है, डक्ट ऑफ द सिल्वियस। क्या नाम इस्तेमाल किया गया है? डक्ट ऑफ द सिल्वियस। कभी डक्ट यानी छोटी सी नलिका, जिसे हमने नाम क्या दिया है, स्ट्रीम ऑफ द सीएसएफ, जिसे साइंटिफिकली ईटर भी कहा गया है, और जिसे डक्ट यानी नलिका, सिल्वियस की एक छोटी सी नलिका। सो चलो अब हाइपोथैलेमस, ये एक तरह का कौन है, फ्लोअर है, ये जो यहाँ पर नजर आ रहा है, हाइपो यानी नीचे वाला, और यहाँ पर it may be just located into a two-lobed hanged structure called as what, pituitary gland, and it is called as to be the master gland. Why master gland? Because basically these glands which can be synthesized to secrete or produce the number of the hormones which can be run the orchestra of all endocrine glands which are present in a body. Orchestra of all endocrine glands in our body. ऑर्केस्ट्रा का मतलब